डिस्टेंस फार्मूला, स्ट्रेट लाइन, अभी फटाफट छोटे छोटे पार्ट हैं। ग्राफिकल पोर्शन भी हमने पढ़ा था, मैं कुछ इक्वेशन और बता रहा हूँ अभी। हाँ, दिस इज पेज नंबर 1। कुछ इक्वेशन और डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एंड देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, बस आपको एक इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस टाइप की दिखेगी, सर्कल की इक्वेशन कैसी रहेगी, एलिप्स की कैसी रहेगी, और हाइपरबोला की इक्वेशन कैसी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a b c आर कॉन्स्टेंट्स, नंबर भी बोल सकते हैं, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो कोफिशिएंट a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर इस तरह के फॉर्म पे इक्वेशन दिख रही है तो वो किसकी इक्वेशन रहेगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन है। और जो पैराबोला के ग्राफ होते हैं, जैसे हमने ग्राफ ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ, हमने ग्राफ ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब हमने पहले से किया हुआ है। तो अगर हम ग्राफ देखें कि जैसे एग्जांपल में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद होगा आपको किस टाइप से आता है, ये इस तरह से बनता है। सो दिस इज अ पैराबोलिक ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये जो कर्व है ये इसका नाम क्या रहेगा, पैराबोलिक, क्योंकि यहाँ पे इसको आप क्या लिखोगे, 1x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तब ये जो इक्वेशन रहेगी ये किस तरह की इक्वेशन रहेगी, पैराबोलिक इक्वेशन रहेगी, और पैराबोलिक ग्राफ बेटा इस तरह का रहेगा। ठीक है, पैराबोला के बाद में सेकंड आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना दिया, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, और ये कोई सर्कल है मान लो, और सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट h और k है। यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे x और y, सर्कल की रेडियस सपोज कितनी है, r के बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा आएगा, दिस इज x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इस फॉर्म की जो इक्वेशंस रहेंगे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाते हैं। इसी पे आता है फिर इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक्चुअल में स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है। ये जैसे आप स्फीयर अगर ड्रॉ करोगे तो ये स्फीयर हो गया, स्फीयर ये एक्स एक्सिस बन गया, इधर पे आपने वाई एक्सिस ले लिया और इधर पे आपने जेड एक्सिस ले लिया, और ये इसका सेंटर है स्फीयर का। सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के और एल है मान लो, और ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर मान लो ये जो सेंटर है सर्कल का ये ओरिजिन पे होता तो h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0, तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाता है यहाँ पे, इफ सेंटर एट ओरिजिन, अगर मान लो सेंटर ओरिजिन में तो h इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कैसा बनता है, ये आर स्क्वायर के बराबर बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ये इक्वेशंस हैं, सर्कल की इक्वेशन बताया मैंने, और आपको स्फीयर की इक्वेशन बताया, पैराबोला की इक्वेशन बताया, ये इस तरह की इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। समझ लो थोड़ा सा इलिप्स, और इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो किस तरह की बनती है, और हाइपरबोला की कैसी बनती है।
पेज नंबर 2, अभी इलिप्स के बारे में, ठीक है। इलिप्स, देखो जो इलिप्स होता है, ये वाई एक्सिस, इधर पे एक्स एक्सिस, इस पे दो फोकस होते हैं इलिप्स पे। ये आपने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, इसकी ज्योमेट्री ये हो गई। इस पे दो फोकस हैं, F1 और F2। ये वाला कोऑर्डिनेट a,0, ये कोऑर्डिनेट -a,0, ये कोऑर्डिनेट 0,b, और ये वाला कोऑर्डिनेट 0,-b। तो अगर a ज्यादा है तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज मेजर एक्सिस, ये इसका मेजर एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। और मेजर एक्सिस की वैल्यू 2a है यहाँ पे, और इधर पे ये क्या कहलाएगा, इसका माइनर एक्सिस, दिस इज नोन एज माइनर एक्सिस। एक मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस, ये इलिप्स हो गया। और इलिप्स की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप इलिप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो, देखो घर पे भी आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। एक रस्सी ले लो और दोनों एंड पे खीले लगा दो, और जहां पे फोकस होती है वहां पे दोनों खीलों को लगा दो, ठीक है। और उसके बाद इसको टाइट करके ऐसा घुमा दोगे तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर जनरेट होगा दैट इज द इलिप्स। समझ गए? दोनों, एक रस्सी ले लो ऐसे और यहाँ पे खीले लगा दो, और जहां पर फोकस है वहां पे दोनों खीलों को गड़ा दो प्लेन पे, है ना, जमीन पे। और फिर इस तरह से पूरा रस्सी को यहाँ से टाइट करके ऐसा घुमाओगे तो कौन सा शेप जनरेट होगा, इलिप्टिकल शेप जनरेट होगा। और इसमें सर्कुलर शेप कब जनरेट होगा, अगर दोनों फोकस को आप एक ही जगह पे ले लो, कॉमन फोकस ले लो, और फिर रस्सी को घुमाओगे तो कौन सा शेप जनरेट होगा, दैट इज सर्कल, ठीक है ना, सर्कुलर शेप जनरेट होगा। और यहाँ पे एक और बात बता दूं मैं, इस एलिप्स का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ एलिप्स हमको कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है। सो दिस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू ए बी के इक्वल होता है, पाई इंटू ए बी, ठीक है। तो अगर मान लो ए और बी की वैल्यू सेम है तो फिर वो काई की इक्वेशन बन जाएगी, आपकी सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। अगर ए और बी की वैल्यू सेम है देन दैट इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इलिप्स इस तरह का होता है, इलिप्स का एरिया पाई ए बी, इलिप्स की इक्वेशन ये होती है। और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और इनके जो ग्राफ आएंगे हाइपरबोला के, ये इस तरह के रहेंगे। ये सपोज वाई एक्सिस है, इधर पे एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ ऐसे रहेंगे बेटा हाइपरबोला के, ठीक है। दिस इज हाइपरबोलिक कर्व या हाइपरबोलिक ग्राफ। तो इक्वेशन मैंने शो किया वहां पे और ड्रॉ किया वहां पे ग्राफ को। तो एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको दिख रही है, और एक इक्वेशन आपको इलिप्स की दिख रही है। इलिप्स का एरिया मैंने बता दिया, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है वो भी बता दिया, है ना। और दो फोकस होती हैं, F1 और F2 इलिप्स में। आप लोगों ने अगर स्टेट बोर्ड है तो पिछले साल ग्रेविटेशन चैप्टर था आपके में, है ना, और उसमें केपलर्स लॉ थे शायद, था कि नहीं? यस सर। हाँ, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो अर्थ का या जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, जिसमें सन एक फोकस पे है ना, एक फोकस पे सन की पोजीशन है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट ऑफ केपलर्स लॉ एक्चुअली, ठीक है। तो अभी आप लोग इस पे, यस सर। देन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। सो हाँ, मैं दूसरा आईडी से कनेक्ट कर रहा हूँ, उसको अंदर लीजिए ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखो अभी आगे
अब कैलकुलस अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पेज नंबर 3, कैलकुलस अभी। हाँ, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आएगा और इंटीग्रेशन। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये नया है बिल्कुल आप लोगों के लिए, आप लोग इससे फैमिलियर नहीं हो कैलकुलस से। तो देखो अभी इसमें कैलकुलस में, तो कैलकुलस पढ़ने के पहले सबसे पहले हम स्टडी कर लें चेंज की। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चेंज, एक होता है फाइनाइट चेंज जिसको हमको जरूरत है, और फाइनाइट चेंज को आप डिनोट करोगे जैसे डेल्टा एक्स से, तो दिस इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दिस इज फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब भी फाइनाइट चेंज आपको लिखना तो इसको डेल्टा एक्स लिखोगे, तो डेल्टा एक्स लिखा इसका मतलब क्या है, दिस इज फाइनाइट चेंज इन एक्स। और एक और टर्म होता है दैट इज इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा dx, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, इसको इनफाइनाइट स्मॉल चेंज बोलेंगे। और दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दूं, मतलब कि जो फाइनाइट चेंज आपको दिख रहा है अगर उसकी वैल्यू 0 के आसपास, मतलब चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, इतना स्मॉल है, तो दोनों में फर्क। यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल बनती है, dx की इक्वल बनती है। देखो दोनों में फर्क है, डेल्टा x इक्वल्स टू 0 का मतलब फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू कैसी है, सेम है। और डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब ये हुआ कि फाइनल वैल्यू इज नियरली सेम एज x, नियरली सेम, तो दोनों में फर्क है। हाँ ठीक है, दोनों में फर्क है। डेल्टा x इक्वल्स टू 0 मतलब कोई चेंज नहीं, और डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब बहुत स्मॉल चेंज जिसको हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डेल्टा x इक्वल्स टू 0 मतलब फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू सेम है, और डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू नियरली सेम है। तो ये दोनों में फर्क समझ लो अभी, एक इक्वल्स टू 0 और एक टेंड्स टू 0, समझ गए कि नहीं, एक इक्वल्स टू 0 और एक टेंड्स टू 0। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू लगभग सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। और अगर डिफरेंस की बात करें अपन, तो फाइनाइट मतलब जिसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, वो फाइनाइट चेंज है। जैसे मान लो आप अभी ग्रोइंग स्टेज पे हो, आज आपकी जो हाइट है और कल आपकी जो हाइट है, कैन यू मेजर इट, कोई स्केल से मेजर कर सकते हो क्या आज की हाइट और कल की हाइट, या एक सेकंड में आपकी नहीं कर सकते। तो ये कैसा चेंज हुआ, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज हुआ। लेकिन आपकी आज की हाइट और एक साल बाद की हाइट मेजरेबल है ना। आज आप मेजर करके छोड़ दो, फिर अगले साल फिर वहीं पे खड़े हो जाओ, फिर स्केल लगा के मेजर कर लो, कुछ चेंज आएगा, दैट इज फाइनाइट चेंज, वो मेजरेबल है। लेकिन इनफाइनाइट स्मॉल जो चेंज होता है वो मेजरेबल नहीं होता, बस हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बस ऐसा। समझ गए कि नहीं। तो चेंज का फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक फाइनाइट चेंज और एक इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। समझ गए कि नहीं। नो सर, पूरा बाउंसर गया। क्या पूरा बाउंसर गया सर। ओके, अभी रुक जा, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ तो और क्लियरली आएगा। अभी तो पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। यस सर। देखो अभी इसमें पेज नंबर 4, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ना। एग्जांपल में ये ले रहा हूं, यहाँ पे तुम में से किसी की हाइट अपन कंसीडर कर लें, कुणाल। सपोज हमने कुणाल को कंसीडर किया,
और अभी आज कुणाल की हाइट हमने मेजर की। आज की डेट हो गई 25/9/2020 को, एंड द हाइट ऑफ कुणाल इज h इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। फिर एक साल बाद फिर से मेजर किए कुणाल की हाइट को 190. ठीक है 25/9/2020। Now the height of Kunal becomes 160 सेंटीमीटर। समझ गए? तो आज अभी हमने मेजर किया और फिर कल यहाँ मेजर कर रहे हैं इसको, विच इज द इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल है और ये वाली वैल्यू कौन सी आ गई, इसकी फाइनल वैल्यू आ गई। दिस इज द फाइनल वैल्यू, है ना, एक इनिशियल एक फाइनल। मतलब ये वाली हाइट को आप एच आई कंसीडर कर लो और इस हाइट को आप क्या कंसीडर कर लो, एच एफ कंसीडर कर लो। तो व्हाट इज द चेंज इन हाइट ऑफ कुणाल फ्रॉम द टाइम इंटरवल 25/9/2020 टू 25/9/2021? कितना चेंज हुआ, कैसे बताओगे? सो देयरफॉर चेंज इन height of Kunal from 25/9/2020 to 25/9/2021 किसके बराबर आएगा? क्या लिखोगे? डेल्टा एच फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट 160 सेंटीमीटर माइनस 150 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। ये इतनी चेंज हुई। तो ये डेल्टा एच लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई इसमें जो चेंज आया है वो कैसा है, फाइनाइट चेंज है, जिसको आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हो। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए आप कि अभी भी डाउट है? नहीं समझे सर। नहीं समझा? यस सर। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कुणाल की हाइट कितनी चेंज हुई एक साल में, 25/9/2020 से 25/9/2021 तक कुणाल की हाइट कितनी बदली, कितनी चेंज हुई, बताओ। हुई या नहीं हुई? 10 सेंटीमीटर। हाँ, ये सीधा सीधा आपने बता दिया। और इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म पे लिखेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का तरीका ये हो गया कि डेल्टा एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन हाइट को। तो चेंज कैसे बोलोगे, चेंज कैसे बोलोगे भाई, कोई ना कोई फाइनल वैल्यू होगी माइनस इनिशियल वैल्यू। आपने बताया कि 10 सेंटीमीटर है तो कहां से आया वो 10 सेंटीमीटर? आपने 160 माइनस क्या किया, 150 किया। समझ गए कि नहीं? अभी भी नहीं समझा? सर अभी भी नहीं समझा? अरे अभी भी नहीं समझे क्या? चेंज समझ गया सर। हाँ, ये वर्डिंग पूरी पढ़ो यहाँ पे। ये मैथमेटिकली आप इस तरह से लिखोगे। कोई भी बच्चा बता देता है कि मतलब कि एक साल में अगर अभी आज की हाइट 150 है, एक साल बाद 160 हुई तो चेंज कितना हो गया? तो क्या बताएगा भाई 10 सेंटीमीटर का चेंज हुआ। तो हमने कॉमन लॉजिक लगाया, लेकिन उसी को मैथमेटिकली लिखना है, सिस्टमेटिकली लिखना है। तो फिर वो लिखने का तरीका ये होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। तो ये जो हाइट है इसकी एक साल बाद ये फाइनल कहलाएगी, और ये अभी की जो हाइट है इसकी ये इनिशियल कहलाएगी यहाँ पे। और वैसे भी मैंने यहाँ पर अगर टाइम इंटरवल लिख दिया है कि कुणाल फ्रॉम 25/9 टू दिस, तो ये वाली जो कंडीशन वो इनिशियल कंडीशन और ये जो टाइम है वो फाइनल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 25/9/2022 मतलब ये पहला वाला जो डेट दी हुई है वो इनिशियल की है 2, और 25/9/2021 ये फाइनल है ना बात की। अभी समझा है या नहीं, कि अभी भी कोई डाउट है? हेलो, समझ गए? डाउट है? हेलो, समझ गए। समझ ओके। अब इसमें अगर मैं ये बोल दूं व्हाट इज द चेंज इन हाइट इन 1 डे, या 1 सेकंड या 1 दिन में कितना चेंज हो रहा है, तो आप मेजर कर सकते हो क्या? चेंज इन हाइट इन चेंज इन हाइट इन 1 डे, 1 दिन में कितना हो रहा है, मेजर कर सकते हो क्या? 1 दिन में कितना हो रहा है?
एक साल में 10 सेंटीमीटर हो रहा है तो क्या कर दोगे, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 360 मतलब 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 360 कर दोगे। इसको सॉल्व कर दो तो एक दिन में जो हाइट में चेंज आ रहा है वो आप निकाल सकते हो, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हाँ या ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना भाई, कि एक दिन में कितना चेंज। सर वो 360 क्या है? सॉरी 365 डेज है, 360 नहीं 365। एक साल में एक दिन में निकालना चेंज इन हाइट इन वन डे। 365 दिन में 10 सेंटीमीटर है तो एक दिन में कितना है निकाल सकते हो कि नहीं, क्या करोगे? अरे समझ गए, 0.02 ऐसा कुछ आएगा। 365 से मैंने डिवाइड किया तो द आंसर इज 0.027 सेंटीमीटर, और अगर तुम मिलीमीटर में भी करोगे तो 0.27 मिलीमीटर। सो रफली इट कैन बी मेजरेबल। 0.2 कितना मिलीमीटर आ रहा है ये सेंटीमीटर से, 0.27 मिलीमीटर इट कैन बी मेजरेबल। बट अगर मैं ये बोलता है कि एक सेकंड में कितनी चेंज हो रही हाइट, तो फिर कहानी, अब एक दिन में 0.27 मिलीमीटर चेंज हो रही, बट हमारे पास ऐसी कोई स्केल नहीं कितना मेजर कर सके ना 0.27 मिलीमीटर, सोचो कितना छोटा होता है। और अगर मैं बोल दूं कि भाई एक घंटे में कितनी बदल रही है, तो अब इसको फिर से आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 24 आवर से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए। और एक घंटे के बाद फिर हम बोल दें कि एक मिनट में कितनी बदल रही, तो फिर से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर मैंने बोल दिया कि एक सेकंड में कितनी बदल रही है, तो एक मिनट का जो आंसर उसको फिर से 60 से डिवाइड करोगे तो एक सेकंड में कितनी बदल रही ये निकल जाएगा। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, तो आज आपकी जो हाइट है और एक दिन बाद जो आपकी हाइट है वो सेम है कि लगभग अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 25 के बाद अगर मैं 26 तारीख को आपकी हाइट बताऊं, यहाँ पे कुणाल की हाइट है 26 को, तो लगभग लगभग कितनी आएगी आपकी हाइट यहाँ पर की, ठीक है, दिस इज 26/09/2020 को इसकी जो हाइट रहेगी ये लगभग लगभग इतनी रहेगी ना 150.27 सेंटीमीटर होगा, जबकि यहाँ पे एप्रिसिएबल चेंज दिख रहा है। तो यहाँ से ये जो चेंज आपको आ रहा हाइट में, ये जो चेंज है इसको किससे डिनोट करोगे आप, DH से डिनोट करोगे। DH का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट स्मॉल, बहुत छोटा। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, तो ये जो चेंज है एक दिन का जो चेंज है वो इनफाइनाइट स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, एक साल के कंपैरिजन में। अभी क्लियर हो गया या नहीं? तो DH कब लिखना है, जब चेंज हमको समझ में नहीं आ रहा कि कितना हो रहा, लेकिन हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा कितना, जिसको आप नेग्लेक्ट करने वाला, नेग्लेक्ट करने वाला मतलब समझ गए ना कि भाई एक दिन में कितना बढ़ गया या एक सेकंड में कितना बढ़ गया। जैसे अभी तुम्हारी हाइट है, एक घंटे बाद कितनी हो गई, तो एक घंटे बाद जो आपकी हाइट में चेंज आ रहा है दैट इज इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, उसको आप किससे डिनोट करोगे, DH से डिनोट करोगे, ठीक है। तो ये जो DH है दिस इज इनफाइनाइट स्मॉल चेंज है, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, ये एक दिन में या एक घंटे में या एक सेकंड में या एक मिनट में। अभी समझा बेटा फाइनाइट चेंज और इनफाइनाइट स्मॉल चेंज का मतलब, कि अभी भी कोई डाउट बचा है? समझ गए, डाउट बचा अभी भी? हेलो, समझ गए सर। हाँ, अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। तो फिजिक्स में चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान रखना। हाँ, ये जो चेंज है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स में। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिए? यस सर। अब अपन आते हैं फंक्शन के बारे में समझ लेते थोड़ा सा। पेज नंबर 5 ही आएगा ना, पेज नंबर 5। फंक्शन के बारे में समझ लो थोड़ा सा, फंक्शन क्या होते हैं, लिखते कैसे। फंक्शन के लिए सिंबल अपन fn लिखेंगे और y इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब
इसको ऐसा पढ़ेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है यहाँ पे, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अब इसमें फंक्शन के लिए एग्जांपल्स में अपन आते, जैसे मान लो एग्जांपल लिया मैंने, y इक्वल्स टू साइन x, y इक्वल्स टू साइन x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कैसे डिफाइंड है, साइन x के फॉर्म पे डिफाइंड है। तो अब आप x की वैल्यू अलग अलग पुट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो x की वैल्यू अगर आपने 1 डिग्री रखा तो y की वैल्यू कितना आएगा, साइन 1 डिग्री। फिर ऐसा बढ़ाते गए आप, x की वैल्यू अगर आपने 30 डिग्री रखा तो y की वैल्यू साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली बदल रही है और उसके अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे y क्या है, y इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये कैसे डिफाइंड है, साइन x के फॉर्म पे डिफाइंड है। तो फंक्शन नाम बस आया, बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज लीनियर फंक्शन। y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये कौन सा फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। आप लोगों ने इनके नाम सुना हुआ है, ठीक है। फिर y इक्वल्स टू e की पावर x, ये कौन सा फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। y इक्वल्स टू log टू द बेस ax, ये कौन सा फंक्शन बन गया, लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया, है ना। तो हमने ऑलरेडी इस तरह से पढ़ा हुआ है, तो नाम बस अब यहाँ पे आ गया, फंक्शन हमने दे दिया, बाकी इक्वेशन आपकी पढ़ी हुई है, नाम बस लिए हमने यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या बन गया यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। समझ गया बेटा, कोई डाउट अभी, समझ गए या नहीं। सर ये सब भी लर्न करना पड़ेगा। लर्न नहीं करना है रे, इनको मैंने बताया बस कि ये इक्वेशन से तुम लोग फैमिलियर हो ना, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 हो या नहीं, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, y इक्वल्स टू e की पावर x, या y इक्वल्स टू log x, या y इक्वल्स टू sin x, आप इन इक्वेशन से फैमिलियर हो ना। यस सर है। तो बस अब Yes, sir. नाम हमने थोड़ा नामकरण चेंज कर दिया, उनका निक नेम दे दिया, समझे। अब हम फंक्शन बोल रहे हैं इनको। तो अगर इक्वेशन आपको इस तरह की दिखेंगी तो उनको आप क्या बोल दोगे कि ये लीनियर फंक्शन है। अगर इक्वेशन इस तरह की दिख रही है तो आप बोल दोगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल टाइप का है। अगर इक्वेशन ऐसी दिख रही है तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, अगर इक्वेशन ऐसी दिख रही है तो लॉगरिथमिक हो जाएगा, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, फिर अब तो इसमें मिक्स भी कर सकते हो आप, जैसे 2x प्लस 3 प्लस log x। तो ना तो इसको लीनियर बोलोगे ना लॉगरिथमिक बोलोगे, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। समझ गए या नहीं, क्लियर हो गया। तो ये भी तो इक्वेशन बन गई ना, यहाँ पे ये भी इक्वेशन बन गई। तो आप लोग इक्वेशन से फैमिलियर थे, अब मैंने यहाँ पे नया नाम दे दिया उनको, फंक्शन बोल दिया। क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट, कोई डाउट। No, sir. ठीक है, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। अब फिजिक्स में इक्वेशंस का क्या रोल है वो अपन समझते हैं। फिजिक्स में इक्वेशंस का क्या रोल है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है हमें, तो वो अपन देख रहे हैं यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से। और अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, फिजिक्स में इन इक्वेशंस का क्या रोल होता है। हो गया क्या, ले लिए। Yes, sir. ठीक है, तो अब इनका रोल क्या है फिजिक्स में, इक्वेशंस का फिजिक्स में रोल कैसे आता है, एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, फिर उसी से आपको पूरा इमेजिन करना आगे तक। देन पेज नंबर 6, इसमें रोल क्या है देखो अभी फिजिक्स में, तो इसको भी अपन ना एग्जांपल से समझते हैं। सपोज देयर इज अ स्ट्रेट रोड, ये एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। और इस स्ट्रेट रोड पे यहां पर कोई कार है, मान लो दिस इज एनी कार, ठीक है, कोई कार दी हुई है, अभी ये यहाँ पे है
और t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पर है। फिर ये कुछ देर बाद 1 सेकंड बाद जब इस कार को देखे t इक्वल्स टू आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है, तो 1 सेकंड बाद हम स्ट्रेट रोड है तो हमने मान लिया कि ये कौन सा एक्सिस है, लेट इट इज एक्स एक्सिस। आप इसको y एक्सिस मान सकते हो, z मान सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है, बट हमने x एक्सिस मान लिया। और t इक्वल्स टू 0 पे जहां पे कार थी ये वाली पोजीशन हमने सपोज क्या मान लिया, 2 मीटर पे मान लिया। फिर जब 1 सेकंड आया तो इसकी पोजीशन 4 मीटर पे दिख रही है। फिर इसके बाद में ये इस डायरेक्शन पे जा रही कार ना, t इक्वल्स टू 2 सेकंड जब देखा तो इसकी पोजीशन कहां पे दिखी आपको, 6 मीटर पे दिखी। फिर और आगे बढ़ा दिया हमने, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे जब देखा तो कार की पोजीशन आपको कहां पे दिख रही, 8 मीटर पे दिख रही है। समझ गए या नहीं, समझ गए? अरे इतना समझ गए? हाँ, तो कार की पोजीशंस हमने बना दिए। स्ट्रेट रोड पे चल रही थी, वहां पे ये कोई मार्किंग नहीं थी ऐसी, हमने ये मार्किंग बना दिए क्योंकि कार के मोशन का जो पैटर्न है वो एक फिक्स पैटर्न से जा रही कार यहाँ पे। तो क्या मुझे ये बता सकते हो कि x और t के बीच में कोई रिलेशन है यहाँ पे, या तो फिर मैं ऐसा कर दूं कि t इक्वल्स टू 0 पे कार कहां पर है, x इक्वल्स टू 2 मीटर पे है, और एनी टाइम t पर, एनी टाइम t, अब ये t 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है। तो यहां से इसकी जो पोजीशन है वो x है। तो क्या ये x और t आपस में हम रिलेट कर सकते हैं, x और t को? क्या हम कोई ऐसी इक्वेशन बता दें जिससे हमको ये पूरा ना बनाना पड़े और हम सिर्फ यहां पर से इसको शो कर सकते? कोई इक्वेशन बन रही है क्या? कोई फिक्स पैटर्न समझ में आ रहा है क्या आपको x और t के बीच में? सोचो जरा, x और t के बीच में कोई इक्वेशन बन सकती है क्या? क्या कोई ऐसा पैटर्न हमको समझ में आ रहा है? सर इक्वल इंटरवल है। हाँ, इक्वल इंटरवल दिख रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर 8। तो देखो मैं इक्वेशन ऐसे लिख रहा हूं, x इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिख दूं x इक्वल्स टू 2t प्लस 2, या t प्लस 2 कर दूं क्या, 2t प्लस 2, t प्लस 2 कर दूं चलेगा? देखो t प्लस 2, देखो अभी x इक्वल्स टू t प्लस 2 के फॉर्म पे इक्वेशन दिख रही है क्या? t की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू 2 आया, देख लो अभी यहाँ पे आप अब t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस 2, आंसर इज 2। फिर t की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो कितना मिलेगा, ये x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 दैट इज 3। नहीं, मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये 2 इंटू 0 इज 2, फिर 2 इंटू 1, हाँ अब ये बन गया 4, बराबर आया। और आगे के पॉइंट और देख लो, अब t इक्वल्स टू 3 पे पुट करके देख लो तो x की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना बन गया, पहले 2 पुट कर लो तो दिस इज 6, फिर t इक्वल्स टू 3 पुट करके देख लो तो x की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 8, बिल्कुल बराबर बन रहा है। पोजीशन लोकेट हो गई, बराबर लोकेट हो गई कि नहीं? तो लोकेट हो गई, पूरी पोजीशन आ गई निकल के। यस सर। तो अपन क्या कर सकते हैं, हमको ये पूरी कहानी की जरूरत नहीं है, हमने ये बता दिया कि जो कार है वो उसका जो पोजीशन है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। आपको ये पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पोजीशन है जिसको आप डिस्टेंस बोल दो, तो ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। कौन सा फंक्शन दिख रहा है आपको, ये लीनियर फंक्शन दिख रहा है, समझ गया या नहीं? कौन सा फंक्शन ये, इट इज लीनियर फंक्शन, मतलब पोजीशन ऑफ कार इज चेंजिंग लीनियरली, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो लीनियरली चेंज हो रहा है। तो ये एक कार की पोजीशन को आपने एक फंक्शन के फॉर्म पे बना दिया जिसमें t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अभी समझ गए या डाउट है? अभी भी बताओ, अभी समझ गए या डाउट है?
समझ गए सर। समझ गए सर। तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंस समझ गए इक्वेशन का। अभी देखो आपने फिजिक्स में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़े, तो फार्मूला है क्या? वो इक्वेशंस हैं। मतलब न्यूटन ने जो फार्मूला दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का दो पार्टिकल के बीच में, G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r², तो उनने क्या बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे भी, और उससे उनने इक्वेशन बना दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि अर्थ और सन के लिए अलग लिखता वो और फिर अर्थ और मास के लिए अलग लिखता, उनने तो कॉमन बना दिया सबके लिए। तो ऐसे ही इस कार के मोशन को आप सिर्फ इस इक्वेशन से बता सकते हो, और इसकी आपको जरूरत नहीं है किसी भी टाइम पे। जैसे मान लो 1.1 सेकंड पे कहाँ पे कार है, तो आप सिर्फ यहाँ पे t की जगह पे 1.1 पुट कर दोगे और आंसर निकालते जाओगे। ऐसा समझ गए? तो फिजिक्स में इन इक्वेशन का ये इंपॉर्टेंस होता है। जैसे ओम्स लॉ की इक्वेशन आपने पढ़ा, V = RI, पढ़ा है कि नहीं? वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया। क्लियर हो गया या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। अब आपने ये इक्वेशन भी पढ़ा फिजिक्स में, V = U + AT। क्यों बनी? V = U + AT, मान लो 3 + 2t के फॉर्म में आपको दिख रही है, तो ये जो वेलोसिटी वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ गए? तो ये इक्वेशंस का इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स में। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो कि समझ गए इक्वेशन कैसे बन रही है? समझ गए सर। हाँ, समझ गए ना? तो आप अब यहाँ पे क्वेश्चन से, अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, तो डायरेक्ट आप कार की वेलोसिटी बता सकते हो। आपको उतना पूरे डिस्कशन की जरूरत नहीं है ना? आपको गाड़ी पे बैठने की जरूरत नहीं है, घड़ी लगाने की जरूरत नहीं। आप इस इक्वेशन से पूरा डिस्कशन कर सकते हो। तो फिजिक्स में देखो भाई, जनरली हम बात करते प्रैक्टिकल्स की, एक्सपेरिमेंट की, बट हर जगह पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हर जगह पे एक्सपेरिमेंट मतलब समझ गए? हर जगह पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो उनकी स्टडी के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ जाती है? इक्वेशंस की जरूरत पड़ जाती है, और उससे भी हम काफी कुछ वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक है ना? हर जगह पे जरूरी नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट कर पाए। या अब जैसे मान लो सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या कोई रस्सी से मेजर करोगे? आपको कुछ इनडायरेक्ट मेथड सोचनी पड़ेगी वहां पे डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। ठीक है ना? तो कोई रस्सी हम लगा सकते, ना तो कुछ ऐसी दूसरी टेक्निक सोचनी पड़ेगी। अरे समझ गए? हाँ या ना? यस सर। हाँ। Yes, sir. तो अब जैसे मान लो हमको स्टडी करना भाई, किसी आप आगे चल के जैसे इंजीनियर बन गए या कुछ डॉक्टर बन गए, तो उसमें आप किसी ग्रोथ का, जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ की स्टडी कर रहे हो, तो वो किस तरह से हो रही है, तो आप इतने सारे डेटा इकट्ठे कर लोगे उसमें एक दिन में। भाई हर घंटे में अगर आपको टेस्ट करना, तो बहुत सारे डेटा मिलते जाएंगे आपको, तो उसका बिहेवियर आपको चेक करना, तो आप इस तरह की इक्वेशन बना दो, फिर देख लो, तो चीजें आसान हो जाती हैं। आप इंजीनियर बन गए और उसमें आपको कुछ मॉडलिंग करना है, कुछ बनाना, मान लो आपको व्हीकल की डिजाइनिंग करनी है, तो फिर आप इन इक्वेशन से क्या कर सकते हो? बेहतर तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम हर बार क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे। तो ये एक टूल हो गया हमारे लिए। ठीक है? तो फिजिक्स में जो, हाँ बोलो सर, ये इसमें से एनडीए के लिए कुछ आता है क्या? इसमें से एनडीए में से बेटा, एनडीए का मतलब, पहले एक मिनट, मैं माइक को एक मिनट, हाँ अभी 2 मिनट का